ये बात है 18 फरवरी 2020 की। बंगाल के मेघनापुर बीच की बात है। समुद्र के किनारे कुछ लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं और वो देखते हैं समुद्र के किनारे पर कुछ जला हुआ सा है। कुछ लकड़ियां हैं जो कि जली हुई हैं। जब उनके नजदीक पहुंचते हैं उन लकड़ियों के, तो वो देखते हैं कि वहां से बदबू भी आ रही है। थोड़ा नजदीक जाने के बाद पता चलता है कि वहां कुछ इंसानी शरीर जैसा है। उनको लगा जैसे कि यहाँ कोई इंसान को लाके जलाया गया हो। और फिर उसके बाद उनके हाथ पांव फूल जाते हैं और डर का माहौल होता है वहाँ। पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस आती है और पुलिस दोनों की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। वहाँ आसपास जब चेक किया जाता है तो वहां से कुछ ऐसा मिलता नहीं है, केवल एक कान की पाली मिलती है जिसपे SJP KDM ब्रांड का कोई मार्किंग थी। उसे देख के पुलिस को लगता है कि शायद कुछ हमको मिला है जिससे ये केस सॉल्व हो सके। ये किसी ब्रांड की है, शायद कुछ पता चले। और उसको लेके साथ में पुलिस पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज देती है। और आगे जब वो उसके बारे में जानकारी करती है, उन लाशों के बारे में, तो एक बहुत ही खौफनाक कहानी सामने आती है। तो कहानी इस तरह है। नमस्कार, मेरा नाम अजीत चौधरी और ये मेरा क्राइम स्टोरी का 8वां एपिसोड है। पहले मैं 7 एपिसोड ऐसे बना चुका हूँ। जो भी नए हैं, नई पहली बार सुन रहे हैं, वो उनको भी जाके देखें। और इसी तरह की स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको आगे भी इस तरह की स्टोरीज मिलती रहे। और अब पेश है आपके सामने ये पूरी कहानी। तब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है उसके बारे में। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, उस ट्रेडमार्क के बारे में जानकारी करती है, ये कहाँ से आया है, कहाँ से नहीं आया है। पुलिस पूरे दिन छानबीन करती है, लेकिन पुलिस को उसमें कुछ नहीं मिलता है। पुलिस के हाथ पूरे दिन खाली रहते हैं। एक दिन गुजर जाता है, कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद में दूसरे दिन पुलिस सोशल मीडिया का सहारा लेती है। सोचती है शायद सोशल मीडिया पे इस तरह की कोई जानकारी दें। इतने में उसकी उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आती है। तो उससे पता चलता है कि वो दोनों लाशें महिलाओं की थी, जिसमें एक की उम्र 20 से 22 साल और दूसरी की उम्र 40 से 42 साल। तो दोनों को उम्र को देख के लग रहा था दोनों माँ बेटी। तो जब पुलिस इस बारे में सोशल मीडिया पर डालती है कि कोई ऐसी महिला जिसकी उम्र 20 से 22 साल और एक महिला 40 से 42 साल की हो और कहीं गायब हुई हो, तो अगर कोई जानता है इस तरह से उनके हुलिया के बारे में, और जब जानकारी दी जाती है सोशल मीडिया पे, लेकिन उसमें भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है। सोशल मीडिया पे भी पुलिस के हाथ खाली होते हैं। दूसरे दिन तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। पुलिस जगह जगह छानबीन करती है, हाथ पांव मारती है, लेकिन पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली। तीसरे दिन जब होता है तो एक व्यक्ति थाने आता है और वो रिपोर्ट लिखाता है कि मेरी बहन और मेरी भांजी, मेरी बहन और उसकी बेटी 2 दिन से लापता हैं। उनका कोई अता पता नहीं है। 2 दिन से वो घर नहीं है। हमने एक दिन इंतजार किया, 2 दिन इंतजार किया, तीसरे दिन तक जब वो शाम तक नहीं आई है तो हम अब रिपोर्ट लिखाने के बारे में आए हैं। तो जब वो तीसरे दिन रिपोर्ट लिखाता है तो शायद पुलिस को ऐसा लगता है कि शायद कुछ इसमें मिल जाए। पुलिस पूछताछ करती है कि किस उम्र की महिलाएं हैं, तो वो बताता है कि जो उनकी माँ है वो 40 से 42 उम्र की है और उसकी बेटी है 20 से 22 उम्र की। तो पुलिस थोड़ा समझती है कि हो सकता है ये हो, और फिर उसके बारे में जानकारी ली जाती है और एड्रेस पूछा जाता है। पुलिस उनके घर जाती है उसकी जांच के लिए, और उनके माँ बेटी दोनों के नंबर लिए जाते हैं फिर, जो उनके हिसाब से गायब हुई थी, ताकि उन दोनों का मैच हो सके कि ये दोनों वही हैं जो मिली हैं। जब उन दोनों के नंबर लिए, CDR निकाला, कॉल ड्यूरेशन रिकॉर्ड, तो वो CDR के सहायता से जानना चाहती हैं कि इनको लास्ट बार किसने कॉल किया था, किसका कॉल आया था, और ये आखिरी बार किस जगह थी, लोकेशन कहाँ थी।
तो जब इनके लोकेशन निकाले गए और सब चीज निकाली गई, सीडीआर निकाला गया, उसमें एक नंबर कॉमन मिला दोनों। एक ऐसा नंबर था जिससे वो दोनों बहुत बहुत देर तक बातें करती थी, दोनों ही एक नंबर पर। पुलिस ने जब उस नंबर की जांच की तो वो नंबर मिला एक सद्दाम हुसैन नाम के व्यक्ति के नाम पर। और फिर पुलिस ढूंढती है सद्दाम हुसैन को, और सद्दाम हुसैन उसी दिन अपने घर पे मिल जाता है। सद्दाम हुसैन को उठाया जाता है और फिर आगे की कहानी पूछी जाती है सद्दाम हुसैन से। पहले तो सद्दाम हुसैन आनाकानी करता है, मुझे कुछ नहीं पता कौन है क्या है, लेकिन जब उसको अच्छी तरह से पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है, उसको दिखाती है कि ये नंबर है और तुम्हारी इनसे बात होती है, तो फिर सद्दाम हुसैन टूटता है और फिर कहानी सुनाता है अपनी कि क्या था। वो सुनाता है कि उसने बताया कि ये दोनों माँ बेटी हैं, और इसमें जो माँ है इसकी शादी मुंबई में हुई थी। मुंबई में शादी के बाद एक बेटी हुई जिसका नाम रमा था, वो रिया था, और इसका नाम, जो महिला थी, इसका नाम रमा था। तो शादी के बाद पति पत्नी में कुछ ज्यादा बनती नहीं थी और 2017 में उनका डिवोर्स हो गया। डिवोर्स होने के बाद 2017 से वो कोलकाता अपने जो पुराने घर थी उसी में रह रही थी अपनी बेटी के साथ में। 2017 से वो दोनों पश्चिम बंगाल में ही थे। तो सद्दाम हुसैन बताता है कि मैं एक सुपरवाइजर हूँ, मेरे नीचे 7-8 लोग काम करते हैं। एक दिन फेसबुक पर अचानक मुझे एक महिला की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है जिसका नाम रमा डे था। वो फ्रेंड रिक्वेस्ट देखता है और लोकेशन देखता है, फिर एक्सेप्ट करता है और रमा से बात होती है उसकी, जो उसमें उसकी माँ थी, जो लड़की की माँ थी, 40 से 42 उम्र की। उससे जब बात होती है तो पता लगता है कि रमा उसके बहुत ही नजदीक थी, उसके बहुत ही नजदीक रहती थी। धीरे धीरे उन दोनों में, रमा में और उसमें, दोस्ती हो जाती है। उस वक्त लगभग 20 साल उम्र थी सद्दाम की और उस रमा की उम्र 40 से 42 साल। तो जब दोनों में जान पहचान होती है और घर भी आना जाना होता है, उसने बताया कि मैं घर भी अक्सर आया जाया करता था, उनके दोनों की मेरी जान पहचान हो गई, मित्रता हो गई। तो धीरे धीरे जो उसकी बेटी रिया थी वो भी सद्दाम से प्यार करने लगी थी। बोली अब माँ तो पहले से करती थी, माँ के और उसके रिलेशन हो चुके थे पहले, फिर बाद में जो उसकी बेटी थी उसको इस बारे में पता नहीं था। वो सोचती थी बस ये दोस्त है और अगर आ जाए आता जाता है। तो बेटी भी की भी उससे जान पहचान हुई और वो उससे प्यार करने लगी। तो फिर सद्दाम बताता है कि इसकी जो बेटी रिया थी वो मुझे फिर बार बार शादी के लिए परेशान करने लगी, बार बार शादी के लिए प्रेशर बनाने लगे, जबकि सद्दाम की पहले भी शादी हो चुकी थी। इसलिए सद्दाम ने कहा मैं दोबारा शादी नहीं करना चाहता था। और इस प्रेशर में आके, ब्लैकमेल में आके, वो बार बार कहती थी हम तुम्हारे रिलेशन के बारे में, उसके कुछ वीडियोस थे, फोटोज थे सद्दाम के माँ बेटी के साथ में। बोली हम फैमिली को दिखा देंगे और तुम्हारा जैसे करवा देंगे, तुम पर केस चला देंगे या तो शादी कर लो। बोला इस तरह से, इस तरह का प्रेशर था मेरे ऊपर। तो इस प्रेशर में आके मैंने अपने एक दोस्त जिसका नाम था मंजूर आलम, इसके साथ में मिलकर इनको पहले दारू, इनके घर पे ही दारू पार्टी की, अच्छे से नशा किया। उसके बाद में हमने कहा कि थोड़ी भूख लगी है, बाहर से कुछ खाना लाया जाए। और बाहर से जब खाना मंगवाया गया तो उसमें भी एक नशे की दवाई मिलाई गई। उस नशे की दवाई के खाने को उन दोनों माँ बेटी को खिलाया गया। जब वो पूरी तरह से बेहोश हो गई तो उनको एक कंबल में लपेटा गया और गाड़ी में रखा। इससे मंजूर आलम के हाथ पैर फूल गए और वो मना करने लगा कि अब मेरे बस की नहीं है, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तो सद्दाम ने कहा कि तुम साथ बस इतना चल चलो, मेरे साथ चलो एक पेट्रोल की बोतल लेके, और इनको हम समुद्र के बीच में ठिकाने लगा के आ जाएंगे। फिर भी मंजूर आलम मान जाता है और साथ में जाता है। तो समुद्र के बीच पर ये जाके एक गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोदने में इनको काफी समय हो गया और लगभग सुबह होने वाली थी।
इनको डर न लगने लगा कि सुबह लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आएंगे और फिर हो सकता है कि हम पकड़े जाए। इसी डर से उन्होंने अपने जल्दी में लाश को गाड़ी के बाहर निकाला। जैसे ही गाड़ी को बाहर लाश को बाहर निकाल रहे थे तो उन्होंने देखा कि गाड़ी में उसकी लाश में कुछ हलचल है। उनको लगा कि ये शायद जिंदा है, तो इनको इस तरह से नहीं दफनाया जाए, इनको जला दिया। और वहीं पे लकड़ियां इकट्ठी करके समुद्र के किनारे उन्होंने पहले माँ को जलाया। जो पेट्रोल उनके पास में बोतल में था वो उसको माँ को जलाने में फट गया। बेटी अभी बाकी थी, तो फिर सोचा अब इसके लिए पेट्रोल कहाँ से है, तो सद्दाम ने गाड़ी से पेट्रोल निकाली। गाड़ी से भी लिमिटेड पेट्रोल निकाली जिससे कि कहीं गाड़ी फिर पहुंच ना पाए अपने स्थान। गाड़ी से पेट्रोल निकाल के बेटी को जलाया गया। बेटी आधी ही जल पाई थी और वो फिर उसको छोड़कर भाग गया। ये कहानी बताई सद्दाम ने ये भी बताया कि मैं और रिया उसकी बेटी जो थी लिव इन में रहते थे एक फ्लैट, और ये उसकी माँ की मर्जी से था और हम दोनों साथ। पुलिस ने पूछताछ की, पुलिस को लगा ठीक है ऐसा ही होगा। फिर सद्दाम से उस फ्लैट का एड्रेस पूछा गया कि जहां तुम रहते थे वो एड्रेस दो उस फ्लैट का। जब सद्दाम ने उस फ्लैट का एड्रेस दिया और पुलिस उस एड्रेस पर पहुंची, और वहां पे एड्रेस पे जाके उस फ्लैट पे पुलिस ने जब वहां की जांच की तो एक सर्टिफिकेट पुलिस को मिला और एक डायरी। वो सर्टिफिकेट था रिया और सद्दाम की शादी का, मैरिज सर्टिफिकेट। रिया और सद्दाम 2018 में ही शादी कर चुके, वो दोनों कोर्ट मैरिज कर चुके, और रिया को इस बारे में नहीं पता था कि सद्दाम की दूसरी भी शादी हुई। सद्दाम ने उसको अपने प्यार में फंसा के और धोखे से शादी। और जब उसको ऐसा लगने लगा, पुलिस ने पूरी छानबीन की उसके बारे में, तो सद्दाम ने पुलिस को बताया नहीं था कि हमारी शादी हुई है। वो केवल बताता है कि उसने रिया ने प्रेशर बनाया था मेरे ऊपर। लेकिन जब सद्दाम रिया की डायरी मिलती है, सर्टिफिकेट मिलता है, तो पुलिस डायरी भी देखती है। डायरी में उनको मिलता है कि उसने रिया ने लिखा हुआ था कि रिया ने सद्दाम को कई बार अपनी माँ के साथ भी आपत्तिजनक हालत में देखा। तो उससे उसे रिया को भी पता था कि सद्दाम के रिश्ते माँ से भी, और इसी कारण से उन दोनों में आपस में लड़ाइयां भी होती है। और इसी के प्रेशर में वो था लड़ाई के में। और जब पुलिस फिर से उसको पूरी जांच को दिखाती है और सद्दाम से अच्छी तरह से पूछताछ करते हैं, तो उसमें सद्दाम बताता है कि हम दोनों ने 2018 में ही शादी कर ली थी, लेकिन मेरी पहले भी शादी हो रखी थी। इसी के डर से कहीं मेरी पत्नी को पहले वाली पत्नी को घर वालों को ना पता चल जाए और कोई बात आगे ना बढ़े। रिया बार बार मुझे अपने साथ में रहने के लिए कह रही थी, और फिर इसी डर में कहीं कुछ बात बिगड़ ना जाए, इसी डर के कारण मैंने उन दोनों को उस रात जो कहानी बताई, उसने दारू पिलाई, खाने में नशे की दवाई मिलाई और इस तरह से कत्ल किया। इस तरह से कत्ल कर दिया उसने, और पुलिस के सामने पूरी कहानी है। तो पुलिस ने पूरी ये अपनी जो इन्वेस्टिगेशन थी उसके 4 दिन के अंदर अंदर इस केस को सॉल्व कर दिया। पहले दूसरे दिन कुछ मिला नहीं, तीसरे दिन उसने रिपोर्ट लिखवाई और चौथे दिन सद्दाम को उठा के और पूरी केस की जानकारी कर ली। पूरा केस सॉल्व कर दिया कि किस तरह से इसने ये कत्ल हुआ है, और मीडिया में पुलिस ने इस तरह से बताया। लेकिन इसमें कातिल चाहे कितना भी दिमाग लगा ले, कितना भी सोच ले कि माँ बेटी है, दोनों को एक साथ मार दिया जाए, कोई आगे पीछे है नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन कानून अगर काम करना चाहे, कानून अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। इस तरह से सद्दाम का जो केस सुलझा है, इसी तरह से हर कोई केस सुलझ सकता है। लेकिन कभी कभी पुलिस लापरवाही करती है, ज्यादातर करती है, और कई केस अनसुलझे भी रह जाते हैं। कुछ अनसुलझे केस भी मैं आपको आगे बताऊंगा, जो कि आज तक सुलझे ही नहीं है कि उनमें मर्डर कौन था। आज तक उनका मर्डर पकड़ा ही नहीं है। इस तरह की कहानी मैं सुनाता रहूंगा। अगर आपको कोई स्पेशल कहानी सुननी हो तो कमेंट करके कोई कहानी बताएं, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा।